हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने जो यूनिट डिस्कस कर लिया है, जो टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट मंथ, वो था मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 liter of solution. Number of moles of solid present in 1 liter of solution is called molarity of the solution. ठीक है। और मोलारिटी को हमने कैसे कैलकुलेट किया? ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1/v इज द फॉर्मेट व्हेन वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर्स। दूसरा फॉर्मूला यूज किया हमने, नंबर मोलारिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय v व्हेन वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर। जब वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन था तो हमने ये फॉर्मेट यूज किया। तीसरा फॉर्मूला क्या यूज किया हम लोगों ने मोलारिटी के लिए? परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू 1000, परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। जबकि क्वेश्चन में वेट परसेंटेज में गिवन था और डेंसिटी भी गिवन थी, तब हमने ये फॉर्मेट यूज किया मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो मोलारिटी इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मेट एट दैट टाइम। और जब क्वेश्चन ऐसा था 6% या 10% ऑफ द सॉल्यूशन, तब हमको क्या ध्यान रखना है? वॉल्यूम इज कंसीडर्ड टू बी 100 मिलीलीटर। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में है और डेंसिटी गिवन नहीं है तो वॉल्यूम इज कंसीडर्ड टू बी 100 मिलीलीटर। तो उस समय वॉल्यूम हमको 100 मिलीलीटर कंसीड करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है? वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए मोलारिटी और मोलालिटी दोनों 55.55 होते हैं। फॉर प्योर वाटर द मोलारिटी एंड मोलालिटी इज 55.55। नाउ अब हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी एक नए फॉर्मेट की, और वो है इक्विवेलेंट वेट। तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, पहले हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए, मोलिकुलर वेट मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, तो मोलिकुलर वेट याद करना है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट के कैलकुलेशन पर बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना भी सबको सीखना है अच्छे से। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है ग्राम मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी, ग्राम मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी, सी बाय लिख दो, चलो, ग्राम मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी। और जितने भी सॉल्ट हैं उन सब के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ओके, तो ग्राम मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी। दूसरा फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब ये यहां पे हमको ये सीखना पड़ेगा कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड? तो कैलकुलेशन के समय वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है जब उसका फॉर्मेट आएगा। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड हो जाएगा? एसिड्स के लिए वैलिड होगा जिनमें बेसिक ग्रुप होता है। वो स्ट्रक्चर से समझ में आएगी बात, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। तो इस फॉर्मूले पर भी हमको एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है
ये भी समझना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूले अभी नोट कर रहे हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने के। ग्राम मोलिकुलर वेट बाय बैलेंसी, ग्राम मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, ग्राम मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी ऑफ बेस। अगला फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का, ग्राम मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का मतलब हुआ रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का मतलब हुआ ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, किसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में एक्सचेंज होने वाले इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम चेंज, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम चेंज। तो नंबर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम चेंज से भी हम इक्विवेलेंट वेट पर जा सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले पर। तो ये सभी फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं लास्ट वाले रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम चेंज। और अगला फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट निकालने का, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स, चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स, चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स। ये भी फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगा कि इस पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मेट भी हम लोग सीखेंगे। तो दीज आर द फॉर्मूलाज इन्वॉल्व फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ये सब वो फॉर्मूले हैं जो इक्विवेलेंट वेट निकालने में यूज होते हैं। ये वो फॉर्मूले हैं जिनका हम इक्विवेलेंट वेट निकालने में यूज करते हैं। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंसेस, तो इट इज अबाउट ग्राम मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी, ग्राम मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, ग्राम मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी ऑफ बेस एंड ग्राम मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ग्राम मोलिकुलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स। और एक फॉर्मेट और लिखा था, ग्राम मोलिकुलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय चेंज इन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन एटम डूइंग केमिकल रिएक्शन। तो दीज आर द फॉर्मूला इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अब बात कर लेते हैं पहले बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारकता कहेंगे इसको हिंदी में, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो देखो नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन acid, number of OH group present in a acid, number of OH group present in a acid is called its basicity, is called its basicity. Number of OH group present in a acid is called its basicity. किसी भी एसिड के अंदर जितने OH ग्रुप होंगे उसको हम क्या कहेंगे? बेसिसिटी ऑफ एसिड। नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। अब कैसे पता चलेगा? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है,
मैंने बॉन्डिंग के समय आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया था। तो देखो 2 OH ग्रुप है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो इट्स बेसिसिटी इज 2, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इट्स बेसिसिटी इज 2। तो बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी कितना है 2। ठीक है, अगर H3PO3 है फास्फोरस एसिड H3PO3, तो H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H3PO3 का स्ट्रक्चर है ये H3PO3। अगेन कितनी बेसिसिटी है 2, H3PO3 इज डाइबेसिक। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना हो जाएगा 3, इट इज अ ट्राइबेसिक कंपाउंड, ये ट्राइबेसिक कंपाउंड है, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 3। इसमें बेसिसिटी कितना है 2, इसमें बेसिसिटी कितना है 3। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। ओके, एसिड के अंदर जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसको कहेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर। अब बात करते हैं एक और फॉर्मेट जो हमारे पास आ रहा था, एसिडिटी ऑफ बेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस? एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी क्लियर। अब एसिडिटी ऑफ बेस मतलब स्ट्रक्चर बना करके हम बेसिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। acidity of base, acidity of base, number of ionizable OH minus ion, number of ionizable OH minus ion present, number of ionizable OH minus ion present in a base, number of ionizable OH minus ion present in a base is called its acidity। जैसे हमने कहा NaOH, तो NaOH क्या कर सकता है, इट प्रोड्यूस 1 OH आयन। NaOH क्या कर सकता है, 1 OH आयन प्रोड्यूस कर सकता है। तो एसिडिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1। नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH आयन, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH आयन प्रेजेंट इन अ बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। अगर हमने KOH कहा तो कितना हो जाएगा, इन KOH K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव कैन ट्रांसफर 1 OH माइनस आयन, तो एसिडिटी फिर से कितनी हो जाएगी 1। अगर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा तो दिस टाइम व्हाट हैपेंस, Ca2 प्लस आयन प्लस 2 OH माइनस आयन, इट गिव्स 2 OH माइनस आयन। तो नाउ इट्स एसिडिटी इज 2। अब इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज द एसिडिटी, ये एसिडिटी निकालने का मेथड है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट पर वापस से। तो हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट वेट। सभी फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, उनकी एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं 1 बाय 1 धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा HCl, तो HCl में क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5। अब चार्ज नंबर, ये कोई ऐसा एसिड तो है नहीं जिसमें बेस ग्रुप है, ये तो पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1, तो चार्ज नंबर से जाएंगे यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 36.5 बाय 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 36.5 ही आंसर रहेगा। मतलब HCl एक ऐसा सब्सटेंस है
जिसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट 36.5 है। एज सेम एज NaOH की बात किया मैंने, तो 1 OH आयन इज देयर, एक OH आयन इसके पास है, टोटल वेट कितना 40, तो 40 बाय नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH आयन कितने हैं 1, ओके, तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है, तो इट्स इक्विवेलेंट वेट इज ऑल्सो 40, इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना होगा 40 होगा, ठीक है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, द फ्रैक्शन इज 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। NaHCO3 वेट कितना होता है NaHCO3 का 84, वेट इज 84, तो 84 बाय 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो एक कॉमन सी बात ध्यान रखना है, ठीक, वो सब्सटेंसेस जो मोनोवैलेंट हैं, जिन पे +1 -1 बैलेंसी आ रही है, जो मोनोवैलेंट्स है उसके लिए मोलार और नॉर्मल सॉल्यूशन सेम होता है, 1 मोलार इक्वल टू 1 नॉर्मल। तो फॉर दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर मोनोवैलेंट्स अगर मैं बैलेंसी से ही बात कर लूं तो फॉर मोनोवैलेंट्स 1 मोलार इक्वल टू 1 नॉर्मल, 1 मोलार इक्वल टू क्या होता है 1 नॉर्मल, 1 मोलार इक्वल टू 1 नॉर्मल। तो अगर चार्ज नंबर +1 -1 है, बैलेंसी 1 है, तो 1 मोलार इक्वल टू 1 नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ऐसे सभी सब्सटेंसेस जैसे KCl है, उसका नॉर्मेलिटी और मोलारिटी कैसा होगा सेम होगा, ठीक है। तो KCl, NaCl, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं जो मोनो सिंगल चार्ज वाले हैं, इनका नॉर्मेलिटी और मोलारिटी कैसा होगा सिमिलर होगा। इट्स नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटीज आर द सेम, इनकी नॉर्मेलिटी और मोलारिटी कैसी होगी सेम होगी। अब देखो आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा CaCO3, तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज +2 2 माइनस, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना 100, चार्ज नंबर कितना 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 50, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट होगा 50। मतलब वो सब्सटेंस जो डाइवैलेंट्स हैं उनमें 2 नॉर्मल सॉल्यूशन मिलाने के बाद क्या बनेगा 1 मोलार बनेगा। देयर इज 2 नॉर्मल इज इक्वल टू 1 मोलार। देखो जैसे हमने कहा Na2CO3, तो यार 2 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव इज देयर, बट इट हैज 2 कंटेंट, 2 सोडियम है यहां पे, है ना, तो 106 इज द वेट, 106/2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 53। अभी बात कर रहे थे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, H2SO4, तो H2SO4 इज देयर, ओके, देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैसा है डाइबेसिक है, डाइबेसिक है, तो क्या हो जाएगा 98/2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49। H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO2 फास्फोरस एसिड, देयर इज H3PO2 फास्फोरस एसिड, तो कितना डाइवैलेंट, वेट कितना होता है 82, तो 82/2, तो कितना आ गया 41, ठीक है 41। ऑक्सैलिक एसिड COH इज द ऑक्सैलिक एसिड, कितने OH ग्रुप हैं 2 OH ग्रुप हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 90, तो 90/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 45 इज द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 45। अनदर क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड COH.2 वाटर इज द क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, वेट कितना 126/2, तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू व्हाट 63। तो ऑल दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर डाइवैलेंट्स आर its basicity is 2, its acidity is 2, तो वो सब्सटेंसेस जिनका बेसिसिटी एसिडिटी या बैलेंसी 2 है, उन सबके लिए
जो इक्वलेंट वेट होगा इट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, इट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। जैसे मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया था, 250 को मिलाओगे तो 100 बनेगा। इट मींस फॉर ऑल दीज सब्सटेंसेस what happens here, 2 normal equal to 1 molar। इन सभी सब्सटेंसेस के लिए क्या होगा, 2 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर। 2 नॉर्मल सॉल्यूशन मिलाकर 1 मोलर सॉल्यूशन के बराबर होगा। 2 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर। टू नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर। क्लियर? तो ये इस तरीके से यहां पे आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो देयर इज 2 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर। 2 नॉर्मेलिटी 1 मोलारिटी के बराबर होगी। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे 2 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर हो जाएगा इस टाइप के सभी सब्सटेंसेस के लिए। अब अगले फॉर्मेट पर बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टेक इट, रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो देयर इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ओके, देखो जैसे मैंने कहा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो कैसा हो जाएगा, इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। कैसा है, ट्राइबेसिक एसिड है, 3OH ग्रुप इज देयर, वेट इज व्हाट 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 98, तो इट इज डिवाइडेड बाय 3, तो दैट टाइम 3 3 9, तो 3 2 6, कितना बचा, 3 2 6 तो 2 बचा, 3 6 18, तो 6 7 ले लीजिए, 32.6 इज द इक्विवेलेंट वेट। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस है इसका 3 पार्ट ऑफ 32 मिलाएंगे तो कितना होगा 98 होगा। ठीक, तो फॉर ट्राइवैलेंस सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है, 3 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर, 3 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर। तो जितने भी ट्राइवैलेंट्स होंगे, ट्राइबेसिक होंगे या ट्राई एसिडिक होंगे, जैसे ALOH होल थ्राइस है, इस तरह के कंपाउंड्स हैं, तो जो 3 OH आयन डोनेट करेंगे या जिनके पास 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है ऐसे एसिड, तो इनके लिए जो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन होगा इट इज 3 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर। तो 3 नॉर्मल इक्वल टू 1 मोलर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट। मैंने ऐसा स्पेशली क्यों कहा, क्योंकि अगर कभी इक्विवेलेंट वेट पर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता है, इफ देयर इज एनी डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट वेट, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैमोनोफोर। तो क्या ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कैमोनोफोर का इक्विवेलेंट वेट differ in different medium, differ in different medium के अनुसार बदल जाएगा, माध्यम के अनुसार बदलता है, डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल, कैमोनोफोर एसिडिक, वैसे तो रिएक्शन याद करना चाहिए लेकिन अभी तो केवल सीधे सीधे ध्यान रख लेंगे, बट रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं। कैमोनोफोर इन एसिडिक मीडियम, तो व्हाट हैपेंस इन एसिडिक मीडियम, अगर कैमोनोफोर की इस एसिडिक मीडियम की बात की तो क्या हो जाएगा, तो कैमोनोफोर एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है, पहले हमें इस टॉपिक पर बात करना पड़ेगी। कैमोनोफोर इन एसिडिक मीडियम, कैमोनोफोर in acidic medium, how कैमोनोफोर is react in acidic medium, कैमोनोफोर एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन पर
बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 ये इसका एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 तो K2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ MnSO4 प्लस 3 वाटर प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। 5 नेसेंट ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है काउंट करके देख लीजिए। 8 यहां पे हैं और 12 यहां पे हैं। 20 में से 4 यहां चले गए और 8 यहां चले गए, तो 4 और 8 12 और 3 15 और 5 20, मतलब बैलेंस इक्वेशन। तो कितने ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। तो 5 nascent ऑक्सीजन आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। 5 nascent ऑक्सीजन निकल रही है। दूसरे और एक तरीका बताता हूं मैं आपको हाउ टू कैलकुलेट। तो यहां पे KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन निकालो। 1 + x - 8 = 0। तो हियर द चार्ज ऑफ मैग्नीज इज +7। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7। In MnSO4, what happens in MnSO4? The charge is 2+. तो +7 से +2, +7 to +2. It means there is exchange of 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सचेंज किया। There is exchange of 5 इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो नाउ इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू व्हाट, दो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे। 2 फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। molecular weight by number of electron exchange or molecular weight by number of oxygen atom change। molecular weight by number of oxygen atom change, तो दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। तो 158 is the molecular weight of KMnO4 divided by 5। तो 5 3s are 15, कितना बचा, 8 बचा। 5 1s are 5, तो फिर से 3, तो 31.6। 5 3s are 15, 5 1s are 5, 3 5 6 are 30, तो 31.6 is the equivalent weight of KMnO4 in acidic medium। तो KMnO4 का acidic medium में equivalent weight कितना हो जाएगा, it is 31.6। 31.6 is the equivalent weight of KMnO4 in acidic medium। तो हमेशा ध्यान रखना है एसिडिक मीडियम में अगर KMnO4 होगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन के समय कितना लेना पड़ेगा, 31.6। अब दूसरा इसका फॉर्मेट, अगला फॉर्मेट KMnO4 न्यूट्रल और अल्कालाइन दोनों सेम है। न्यूट्रल और अल्कालाइन, KMnO4 न्यूट्रल और अल्कालाइन। एक्चुअली इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड अप करते हैं KMnO4 के साथ, बट इट गिव्स अल्कली। लेकिन प्रोडक्ट के साथ अल्कली बन जाता है, इसलिए मीडियम अल्कालाइन हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड KMnO4 न्यूट्रल और अल्कालाइन दोनों एक साथ इंक्लूड हो रहा है। अल्कालाइन में आपको ये भी ध्यान रखना है, वीक अल्कालाइन मीडियम, वीक अल्कालाइन मीडियम। एंड व्हाट इज अबाउट द रिएक्शन, 2KMnO4 plus H2O, 2KMnO4 plus H2O, and the product is 2MnO2, 2MnO2 plus 2KOH plus 3 nascent oxygen। 2MnO2, sorry, there is 2MnO2, 2MnO2, 2MnO2 plus 2KOH plus 3 nascent oxygen, 3 nascent oxygen। तो KOH के बनने के कारण, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ KOH, द मीडियम इज अल्कालाइन, वीक अल्कालाइन, है ना। अब व्हाट हैपेंस हियर, 3 nascent oxygen is released। चार्ज नंबर से चेक कर लेते हैं एक बार। 1 + x - 8 = 0। तो हियर द चार्ज इज 7 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 7 है प्लस का। यहाँ पे देखो MnO2 x - 4 = 0, तो x = कितना, +4। एक ऑक्सीजन का 2, दोनों ऑक्सीजन का मिला के 4। तो देयर इज
7 to 4 means 3 electron exchange, or you can take a 3 nascent oxygen also here. तो equivalent weight of KMnO4, equivalent weight of KMnO4, इस बार KMnO4 का equivalent कितना हो जाएगा 158/3, 158/3. So in neutral or weak alkaline medium, neutral or weak alkaline medium, the equivalent weight of KMnO4 is 158/3. डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है. रिएक्शन से याद हो जाए तो सो गुड, बट अगर रिएक्शन याद नहीं भी होती तो इक्विवेलेंट तो याद रखना ही है, ठीक है. तो अल्कालाइन एसिडिक में कितना m/5 मॉलिक्यूलर वेट बाय 5, और न्यूट्रल या वीक अल्कालाइन मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट बाय 3, मॉलिक्यूलर वेट बाय 3. तो नाउ दिस इज 3 5s are 15, 3 2s are 6, कितना आया 2 बचा, तो 3 6 52.6, 52.6 is the equivalent weight of KMnO4 in neutral और अल्कालाइन मीडियम. तो न्यूट्रल या अल्कालाइन मीडियम के अंदर KMnO4 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 52.6, और एसिडिक मीडियम में कितना था 31.6 था, m/5. अब बात करते हैं इन स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन मीडियम. स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन मीडियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन medium, strong alkaline medium when it is treated with KOH. जब इसको हम KOH के साथ ट्रीट करेंगे, 2 KMnO4, the reaction is there, 2 KMnO4 plus 2 KOH. तो KMnO4 को क्या किया हमने, KOH के साथ ट्रीट किया, 2 KMnO4 plus 2 KOH, that is 2K2MnO4, 2K2MnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, 2K2MnO4 प्लस वाटर, 2K2MnO4 प्लस वाटर प्लस nascent ऑक्सीजन, सिंगल nascent ऑक्सीजन, सिंगल nascent ऑक्सीजन. कितने ऑक्सीजन निकल रहे हैं, 1. So now this time the equivalent weight of KMnO4 is 158/1. This time equivalent weight of KMnO4 is 158/1. Okay, यहां से भी देख लीजिए आप, 1 plus x minus 8 equal to 0. So here x equal to plus 7, and now in K2MnO4 2 plus x minus 8 equal to 0. X equal to कितना 6. तो there is change of 1 electron. 1 electron exchange is there. So equivalent of KMnO4 in strong alkaline medium is 158/1. It means 158. तो KMnO4 का equivalent weight strong alkaline medium के अंदर कितना रहेगा, in strong alkaline medium it is 158. Once more, in acidic m/5, in neutral or weak alkaline it is m/3, and in strong alkaline medium the equivalent weight of KMnO4 is equal to m, it means 158. So this one is very important, बहुत ही important है ये, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. अब बात करते हैं एक और सब्सटेंस जो कि इसी तरीके का सब्सटेंस है, एंड इट इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दैट इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो K2Cr2O7 का रिएक्शन अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, K2Cr2O7 is converted into Cr3+. अब अगर मान लीजिए ऐसा पूछा कि K2Cr2O7 किसी रिएक्शन में Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. एक रिएक्शन है, अगर आपको याद हो मैंने करवाया था आपको, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस H प्लस
is converted into Cr3 plus Fe3 plus water. Okay, the reaction is given now. And now what happens? क्या पूछा क्वेश्चन? Find equivalent weight of K2Cr2O7 with the help of reaction. With the help of reaction. So what is the meaning of help of reaction? How many electrons are exchanged? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, ये इसका मतलब है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज देयर, इट इज ओनली द मीनिंग. तो क्या था? Cr2O7 डबल नेगेटिव है और यहां पे क्या है? Cr3 पॉजिटिव है. Cr इज द 3 पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हाउ टू बैलेंस. फर्स्ट बैलेंस द एटॉमिसिटी. तो यहां पे कितने Cr रखने पड़ेंगे? 2 क्रोमियम आपको रखने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर आपके पास 2 क्रोमियम है. नाउ व्हाट इज द चार्ज नंबर? 2x माइनस 14 इक्वल टू -2. तो x इक्वल टू कितना आ गया? 6. एक क्रोमियम का चार्ज है +6 और जो इधर पे है, और यहां पे चार्ज कितना है? 3+. सो 1 क्रोमियम फ्रॉम +6 टू +3. 1 क्रोमियम चेंज फ्रॉम +6 टू +3. एक क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है. 1 क्रोमियम शिफ्टेड फ्रॉम +6 टू +3, बट साइमल्टेनियसली 2 क्रोमियम इज देयर. साइमल्टेनियसली 2 क्रोमियम इज देयर. यहां पे 2 क्रोमियम और यहां पे 2 क्रोमियम है ना. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 6. कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज इन द रिएक्शन. ओके, Cr2O7 डबल नेगेटिव में सिंगल क्रोमियम का चार्ज है, सिंगल क्रोमियम का चार्ज है +6 और कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? Cr3 प्लस में. सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, बट देयर इज इन द रिएक्शन 2 क्रोमियम. Cr2 is shifted into 2Cr3 plus. Cr2 is shifted into 2Cr3 plus. So 6 electron exchange are considered here. So equivalent weight is 294 by 6. तो equivalent weight कितना हो जाएगा? 294 by 6 हो जाएगा. That time equivalent weight is 294 by 6. तो ये ध्यान रखेंगे क्या? मोनोफोर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट 294 by 6 होता है. इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 294 by 6. क्लियर? तो दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. और कितना हो जाएगा? 6. अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 6 4 24, कितना बच गया? 5 49. आंसर इज 49. तो ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है? इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 49. ठीक है, तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट 49 है. अब इंडिविजुअली एक और एग्जांपल पे बात कर लेते हैं जहां पे हमको ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज और एटॉमिसिटी का चेंज कैसे चेक करते हैं उसके लिए एक इक्वेशन पे बात करते हैं. तो देखो कैसे क्वेश्चन आता है उस पे, है ना. Na2S2O3 Na2S2O3 is reacts with I2, reacts with I2. 2Na2S2O3 is reacts with I2. ठीक है, Na2S2O3 reacts with I2 and it gives Na2S4O6 Na2S4O6 plus 2NaI. Calculate equivalent weight of Na2S2O3 dot 5 water with the help of
केमिकल रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन के हेल्प से क्या करना है, Na2H2O3.5 वाटर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3.5 वाटर विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट याद है आपको, हाइपो सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर वेट 248, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 248। ओके, नाउ अबाउट द रिएक्शन। तो देखो यहां पे पहले Na2H2O3 है, तो एटॉमिसिटी तो 2 है सल्फर की, ये तो समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो 2 + 2x - 6 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 6 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2। तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। Na2S4O6, Na2S4O6, check the oxidation number, 2 + 4x - 12 = 0। तो 4x = 10, तो x इक्वल टू कितना, 2.5। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0.5। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है, 0.5। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 0.5। व्हाट इज द चेंज इन एटॉमिसिटी, 2 का चेंज है एटॉमिसिटी में। हियर इट इज S2 एंड हियर इट इज S4, S2 S4। तो चेंज इन एटॉमिसिटी इज 2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0.5। तो नाउ द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। अब कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, समझ में आया। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू चेंज इन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब उसको आप नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नाउ दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो अब ये फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू चेंज इन एटॉमिसिटी। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 0.5। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है, 0.5। एंड व्हाट इज द चेंज ऑफ एटॉमिसिटी, इट इज S2 to S4। S2 से कहां जा रहा है, S4 में, तो चेंज इन एटॉमिसिटी इज 2। सो नाउ व्हाट हैपेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट इज 248, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0.5, चेंज इन एटॉमिसिटी इज 2। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है, 0.5, और एटॉमिसिटी का चेंज कितना है, 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 से 2 को कितना आ जाएगा, 1। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ऑल्सो 248। तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना रहेगा, 248 ही रहेगा। मतलब कितनी सारी मेहनत की, लेकिन आंसर तो 248 ही। बट दिस वन इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड, वो क्या, कैमोनोफोर का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में m/5, न्यूट्रल मीडियम में या अल्कालाइन, वीक अल्कालाइन मीडियम में m/3, और स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन मीडियम में इट इज इक्वल टू m मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट कितना, m/6, 294/6। एंड when there is change in atomicity and change in oxidation number involved in the reaction, then equivalent weight is calculated like this। अब इस equivalent weight को हमको इस तरीके से calculate करना है। तो जब आप different formats में questions करेंगे equivalent weight से related, तो सभी चीजें आपको अपने आप क्लियर होने लगेगी कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। और ये है इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे
प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे लगता है एक लेक्चर लगेगा नॉर्मेलिटी में, क्योंकि बड़ा फॉर्मेट है ये और इक्विवेलेंट वेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्विवेलेंट वेट को अच्छे से याद करके रखना है पहले आपको, ठीक है। देन वी आर टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। ओके कमांडोस।